रूप के प्रभाव बताओ। सर कटी फटी आकृतियां, अंडाकार, टेढ़ी मेढ़ी आकृति। बेटा हमने वो कल हमने लाइन हम लाइन थोड़ा पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हमने कल पढ़ा तिरछी मिर्ची रेखाएं, लंबवत रेखाएं, पड़ी रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, कोणीय रेखाएं, हमने अलग अलग चीजें पढ़ी थी कल। हम तो उनकी बात कर ही नहीं रहे। हम तो यहाँ पर रूप के प्रभाव के बारे में पूछ रहा हूँ कि रूप के प्रभाव क्या थे। रूप के प्रभाव की अगर मैं बात करूँ तो इसके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उसमें आकारगत भार के कारण इसमें आकार होता है, उसमें भारी भरकम चीजें हमें महसूस होती है। तो ये अलग अलग तरीके से निम्न तरीके से हो सकते हैं। अगर देखिए मैं कुछ बता रहा हूं, जैसे हमने कहा आयताकार, ये क्या है, ये रूप का आकार है। ये क्या है, आयता आयताकार, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार हो सकता है, बताइए बोलिए ना रवि जी। आप क्या होता है, ये अंडाकार भी हो सकता है, आपके वृत्ताकार भी हो सकता है, ठीक है। अंडा अंडाकार और वृत्ताकार, बोलिए। हाँ ठीक है, बेलनाकार। फिर कोई और बताइए है। हाँ, ये अलग अलग जितने भी आप उच्चारित कर रहे हो, ये अलग अलग तरीके से हम इनको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम कहूँ कि भैया आयताकार क्या होता है, आयताकार को भी समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, शक्ति के साथ आपको एक एकता देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं इसमें शक्ति का प्रदर्शन होता है। और हमने कहा था आयताकार आमने सामने की तमाम भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, एकता देखने को मिलती है। जब हम त्रिभुजाकार की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा और विकास का कहीं ना कहीं हमें शाश्वत रूप देखने को मिलता है आपके त्रिभुजाकार में। जब हम कहते हैं कि विलोमा, जो विलोम त्रिभुजाकार के हम कहें, विलोम त्रिभुजाकार की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको किस प्रकार से इसमें विलुप्तता और अशांति, ये तमाम चीजें इसमें हम कहीं ना कहीं फील करते हैं। जब हम अंडाकार रूप की अगर बात करते हैं, जैसे अंडाकार आपका चेहरा होता है, किसी का अंडाकार चेहरे होते हैं, तो उसमें उस चीज में हमें क्या देखने को मिलता है, कहीं पर लावण्य देखने को मिलता है, सौंदर्य की बोध होता है, निष्पक्षता देखने को मिलती है, उसमें सृजनात्मकता देखने को मिलती है। और अंडाकार स्थायी तो होगा शायद पर है अंडाकार जो आकृति होती है ना, हाँ, उसमें एक क्वेश्चन भी आया था आईआईटी में, स्थायी तो प्रभाव दिखाई देता क्या था बताइए। अंडाकार जो होता है ना रूप, उसमें स्थायी तो मतलब एक जगह में जमी रहती है, खड़ी रहती है, स्थिरता। देखिए हम जो बिल्कुल सही कह रहे हो, वो हम वो रेखाओं के अंतर्गत हमने पढ़ा था, रेखाओं के अंतर्गत आ जाता है वो, ठीक है। आप रेखाएं किसी एक बिंदु से या किसी एक बिंदु से छोटे दूसरे बिंदु तक पहुंचाने के लिए जो एक आकृति बनाती है, गोलाकार या अंडाकार बनाती है, तो वो स्थायी रूप में होता है, ठीक है। जहां पर हम रूप की बात करेंगे, रूप में आपका लावण्य आ जाएगा, सौंदर्य की निष्पक्षता हो जाती है, और नित्यावस्था आ जाती है, और संज्ञातात्मकता या सृजनात्मकता, ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती हैं। अब जब हम वृत्ताकार की बात करते हैं तो वृत्ताकार जब होता है उसमें समानता का भाव, समानता का बोध हमें देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं विशालता देखने को मिलती है। आपका वृत्ताकार बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, इसमें पूर्णता का आभास होता है। कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कि भैया जो वृत्ताकार की अगर हम बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं आप ये देखने को मिलेगा, इसमें आकर्षण देखने को मिलता है, इसमें गति कि किस गति से ये चल रहा है, किस गति का रूप ये दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिल जाता है कि इसमें ये आपके रूप के प्रभावों की अगर हम बात करें तो इनमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब देखिए मैंने जिस प्रकार से सीमित और असीमित की बात करें, तो मैंने जैसे एक चीज बता दूं, देखिए अब मैं एक ये पेड़ बना रहा हूँ, इसको बीच से काट देता हूँ तो ये एक समान, जैसे इधर को भी समान है इधर को भी। अब दूसरा पेड़ अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, ये मान लीजिए ये पेड़ है और इसको मैंने इधर बनाया, तो ये क्या हो गया, असमान हो गया, क्योंकि यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करना। अब देखिए आगे अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपके कमल का फूल हो गया, ये तमाम अलग अलग चीजों को हम इसमें देखते हैं। तो
देखिए हमने कहा कि आपसे सहायक रूप में होता है, जैसे मैंने कहा कि भैया आपके जो समस्या के आधार पर अगर हम रूपों को अगर देखें, सक्रिय आधार पर भी होता है और आपके सहायक रूप में भी होता है, जो चारों ओर से घेर कर उसमें एक सक्रिय रूप को यह बल देता है या उसकी सहायता प्रदान करता है, तो ये होता है। आप सादृश्य देखिए, मैं जो चीजें बता रहा हूँ उनको नोट करते चलिएगा। सादृश्य की अगर हम बात करें, सादृश्य के आधार पर रूप को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, सादृश्य के आधार पर रूप को कितने प्रकार से हमने विभाजित किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वो हमने दो प्रकार से उसको, उसके दो भेद माने हैं। सादृश्य के आधार पर हमने दो भेद माने हैं, किसके? रूप के दो भेद माने। और एक होता है सादृश्य, सादृश्य मूलक होता है, दूसरा होता है अमूर्त या काल्पनिक, या फिर हम इसको सूक्ष्म भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। दो प्रकार से हमने इसके दो भेद माने हैं, एक सादृश्य मूलक होता है, दूसरा होता है मूर्त भी होता है और साथ ही काल्पनिक भी होता है, और इसमें सूक्ष्म भी इसमें देखने को मिलता है। अब इसमें क्या चीजें होती हैं सादृश्य के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो इसमें सांसारिक वस्तुओं के आधार पर इसमें अंकन या आकृतियां इसमें निर्मित की जाए। सदृश्य जो सांसारिक चीजें हैं, जैसे हमने पर्यावरण की बात करी, प्रकृति के तौर पे जो बात करी थी पहले, तो इसमें सांसारिक रूप में अगर जो वस्तुओं की बात करते हैं कि उनके आधारों पर इसमें क्या क्या आकृतियों का निर्माण किया जाता है या आकृतियां इसमें बनाई जाती हैं। जब हम अमूर्त की बात करते हैं, काल्पनिक तौर पे कहते हैं, या सूक्ष्मता की बात करते हैं, तो इसमें हमेशा क्या चीजें आएंगी, इसमें जो रचनाएं होंगी वो सभी ज्यामिति हो सकती हैं, या फिर ये क्या कहते हैं जो आकृतियां होंगी वो मूल रूप में भी हो सकती हैं, या फिर कहें या आपके सूक्ष्म रूप में भी हो सकते हैं। अब देखिए ये आपके सामने मैंने रख दिया। अब मैं बात करूंगा कि अव्ययी, अव्ययी एक शब्द आता है अव्ययी भार, हम कहें तो अव्ययी भार के आधार पर संतुलन की दृष्टि से रूप के कितने भेद होते हैं, तो ये अव्ययी भार, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अव्ययी भार संतुलन की दृष्टि से रूप के कितने भेद होते हैं। तो रूप के अगर हम भेदों की बात करें, तो जो रूप के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है आपका नियमित रूप होता है, जो हमने अभी पूर्व में पढ़ा था, दूसरा होता है अनियमित रूप होता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? संतुलन, यह अव्ययी भार के अंतर्गत इसे माना जाता है। दो रूपों में इसको हम विभाजित करते हैं, दो भेद इसके होते हैं। जहां पर नियमित की अगर बात करें, किसी भी रूप के दो भाग करने पर यदि वो दोनों भागों में समान बढ़ जाती है तो वो समान रूप में होती है। जैसे हम अगर आपको उदाहरण दूं, जैसे घन हो गया, गिलास को हम बीच से काटते हैं, आयत को हम बीचों बीच से काटते हैं, दो बराबर भाग समान हो जाते हैं। अगर हम किसी बाल्टी को भी अगर बीचों बीच से काट दें तो दो भाग उसके हो सकते हैं। अगर हम बीचों बीच से अगर किसी सेब को काट देते हैं तो उसके भी दो भाग हो जाते हैं। अगर कोई वर्ग है, अगर मान लीजिए मेरे सामने ये हाथ में डस्टर है, अगर हम इसको भी बीच से काट देते हैं तो ये बराबर दो समान नियमित रूप में ही आ जाती है। जहां पर हमने अनियमित रूप की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी रूप के दो भाग करने पर दोनों भाग बराबर, या जो दोनों भाग हैं उनका भार या उसका रूप असमान हो जाता है। मान लीजिए कैसे, अब कैसे होता है थोड़ा इसको समझिए। मेरी आवाज आ रही ना आप तक? अब कैसे होता है अनियमित रूप? अब देखिए हमने कहा कि किसी गिलास को अगर हम काटें तो बीचों बीच से काटेंगे तो दो बराबर भाग निकल के आएंगे। अगर हम किसी घन को काटें तो उसको भी काटेंगे तो दो बराबर भाग आ जाएंगे। मैंने आपको ये डस्टर दिखाया, अगर ये डस्टर को भी हम दो बराबर भागों से काटें तो इसमें भी दो समांतर रूप निकल के आएंगे। अगर हम बाल्टी को काटें तो बाल्टी को अगर बीच से काटें तो दो समांतर भाग आ जाते हैं। अगर वर्ग होता है ना, वर्ग आपने देखा अगर वर्ग को भी काटोगे तो दो समांतर भाग आते हैं। ये आता है नियमित रूप। अब मैं कहूंगा अनियमित रूप, किसी रूप के दो भाग करने पर, किसी भी रूप के जब दो भाग करते हैं तो भार और रूप उसमें असमान हो जाता है। अब मान लीजिए मेरे सामने एक पानी की बोतल है, अगर मैं इसको बीचों बीच से काटूं तो क्या होगा बताओ? अरे बताइए, एकदम खामोश मत रहिए। सर इसके दो बराबर भाग नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक साइड पतला एक साइड मोटा है। अनियमित पड़ेगा, अनियमित होगा। इसमें भार और रूप भी, भार में भी कोई फर्क पड़ेगा या रूप में भी, या रूप में ही फर्क पड़ रहा है भार में भी फर्क पड़ेगा? सर रूप में पड़ेगा।